बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 1 और 2 में हमने होम्योस्टेसिस का जनरल ओवरव्यू लिया और उसके बाद होम्योस्टेसिस का जो कंपोनेंट्स हैं उसके कंट्रोल सिस्टम के उनको स्टडी किया कि उसमें सेंसर है और कंट्रोल सेंटर है और फिर उसमें तीसरा अहम जो हिस्सा है दैट आर अफेक्टर। इसी बेस पे फीडबैक मैकेनिज्म और पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से पढ़ी। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास लेक्चर है दैट इज़ बैलेंस ऑफ वाटर एंड सोल्यूट इन द बॉडी, और इसी के साथ एक छोटा सा टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ओस्मो रेगुलेशंस इन प्लांट। इसमें ओस्मो रेगुलेशन का चूँकि ये पोर्शन है तो इसलिए वाटर और सोल्यूट को हम इसमें डिस्कस करेंगे। और इसमें तीन तरह के सॉल्यूशन हम पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। ऐसा है, हम ये कह सकते हैं कि ये जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो इस चैप्टर की ABC है, यानी इब्तदाई चीज़ें हैं जिसको समझना लाजमी है। तो ये तीन तरह के सॉल्यूशन को डायग्राम से और बड़े ही पॉइंट्स की फॉर्म में अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करेंगे ताकि इसको हमें समझना, और जहाँ जहाँ ये लफ्ज़ आए हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक, तो हमें फौरी तौर पे ये बात क्लिक हो जाए कि इससे क्या मुराद है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। हमारे पास ओस्मो रेगुलेशन के लिहाज से तीन तरह के सॉल्यूशन आएंगे, जिसमें सबसे पहला है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट बोलते हैं या सॉल्यूशन कहते हैं हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, यानी वही बात आप जहन में रखें, दो तरह के इन्वायरमेंट है, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट और एक इंटरनल इन्वायरमेंट। ये सपोज किसी भी एनिमल का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, इसके अंदर कोई सेल पड़ा हुआ है। अब इसमें अगर इस लफ्ज़ हाइपोटोनिक का हमें पता लग जाता है तो सारा इसमें समझ आ जाएगी। हाइपो का मतलब लो और टॉनिक का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट। हाइपो लो, टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। और फर्स्ट ईयर में आप ये पढ़ के आए हैं, जिस इन्वायरमेंट में साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो उसे आप फ्रेश वाटर कहते हैं। तो फ्रेश वाटर या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट एक ही चीज़ है। अब इसमें जो रूल यूज होगा हर तरह के इन्वायरमेंट में वो ये है, वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी लो कंसंट्रेशन की तरफ ओस्मोसिस करता है, हरकत करता है। उसी चीज़ को हमने यहाँ पे देखना है। अब इसको ज़रा डायग्राम से आप समझ लें तो समझने में आसानी रहेगी। आप ये देखें, दिस इज़ हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक का मतलब है कि ऐसा ये सॉल्यूशन है, ऐसा ये इन्वायरमेंट है जिसमें सेल के बाहर जो इन्वायरमेंट है वो हाइपोटोनिक है। इससे मुराद क्या है कि सेल के बाहर साल्ट की, हाइपो मीन लेस, टॉनिक मीन साल्ट, साल्ट की कंसंट्रेशन कम है। जब साल्ट की कंसंट्रेशन कम है तो इसका मतलब है वाटर ज़्यादा है। दो ही चीज़ें, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। वाटर एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड साल्ट्स आर सोल्यूट। अगर हम कहते हैं इस इन्वायरमेंट में साल्ट कम है तो इसका मतलब है कि इसमें सोल्यूट क्या होगा, ज़्यादा, सॉल्वेंट क्या होगा, ज़्यादा, यानी वाटर इस इन्वायरमेंट में क्या होगा, ज़्यादा। तो हमने अभी रूल पढ़ा कि वाटर हाई से लो की तरफ मूव करेगा, तो इसमें पानी जो बाहर मौजूद है वो सेल के अंदर मूव करेगा। जब वो सेल के अंदर मूव करता है तो सेल के अंदर जब मूव करेगा तो सेल का साइज बड़ा हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं सेल तन गया है, सेल सख्त हो गया है, सेल टर्जिड हो गया है। यानी हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में जब कोई सेल रखा जाता है तो पानी उस इन्वायरमेंट से सेल के अंदर की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से सेल का साइज बढ़ जाता है और उसे हम टर्जिड सेल बोलते हैं। अब इसी चीज को यहाँ पे आप रीड करें, ऐसा इन्वायरमेंट विथ लो साल्ट कंसंट्रेशन, यानी जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब है कि इसमें डाइल्यूट इन्वायरमेंट है, कि यानी साल्ट कम है, सेल के अंदर की निस्बत सेल के बाहर साल्ट कम है। लो साल्ट एंड हाई वाटर कंसंट्रेशन, इससे ये मुराद है कि जो इन्वायरमेंट है उसमें साल्ट लो है और वाटर क्या है, हाई। दो ही चीज़ें हैं ना जी। और सेल के अंदर साल्ट ज़्यादा है और वाटर कम होगा, इसके ऑपोजिट। तो वाटर मूव्स फ्रॉम हाई टू लो कंसंट्रेशन, तो पानी जो है वो बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। वाटर विल मूव फ्रॉम डाइल्यूट इन्वायरमेंट इनटू द सेल, और इस इनसाइड मोशन को आप एंडोस्मोसिस का नाम भी दे देते हैं। और उसका नतीजा क्या निकलेगा, उसका नतीजा निकलेगा कि सेल टर्जिड हो जाएगा, सेल फूट जाएगा। इसकी एग्जांपल भी यहाँ पे दे दी गई है, हालांकि बुक में नहीं है, अगर ना भी लिखें तो इसमें कोई इशू नहीं है।
मगर अगर आप लिख देते हैं या आपको पता हो तो ये बेहतर है। 0.45% सैलाइन सोल्यूशन, ये एक सोल्यूशन है जो कि हाइपोटोनिक सोल्यूशन है के तौर पे एक्ट करता है। इसके बरक्स दूसरी जो यहाँ पे टर्म है दैट इज हाइपरटोनिक, बिल्कुल उसका उलट। हाइपर का मतलब हाई, टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, कि ऐसा इन्वायरमेंट है जिसमें साल्ट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा। यानी अगर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो ऑटोमेटिकली वाटर की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी। तो ये वाली स्क्रीन देखें, यहाँ पे ये हाइपरटोनिक यानी बाहर हाइपरटोनिक है। इट मीन्स के बाहर जो है वो साल्ट ज्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है, और इसलिए अंदर साल्ट कम होगा और वाटर ज्यादा होगा, और वाटर मूव्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, तो पानी सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा, और उसके नतीजे में सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा, सेल की श्रिंकेज हो जाएगी, ये सुकड़ जाएगा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंट विद हाई साल्ट कंसंट्रेशन एज कम्पेयर टू सेल, यानी सेल की निस्बत उस इन्वायरमेंट में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है। यानी इससे क्या मुराद है कि सेल के बाहर इन्वायरमेंट में हाई साल्ट और लो वाटर, जबकि अंदर हाई वाटर एंड लो साल्ट, और वाटर विल मूव फ्रॉम सेल टू द कंसंट्रेटेड इन्वायरमेंट, तो सेल के अंदर से सेल के बाहर की तरफ वाटर मूव करेगा, और इसको हम एक्सोस्मोसिस का नाम भी दे देते हैं। इसके नतीजे में चूंकि सेल के अंदर से पानी निकल रहा है तो सेल श्रिंक कर जाएगा, और उसके लिए हम वर्ड प्लाज्मोलाइसिस भी लिखते हैं। ये सोल्यूशन 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, डेक्सट्रोज ग्लूकोज की एक फॉर्म है जो कि ये हम कहते हैं जो ये ड्रिप लगती है, बोतल आम अल्फाज में बोलते हैं कि जी बोतल लग गई, इसको ये ड्रिप लग गई, वो ड्रिप डेक्सट्रोज होता है। 10% डेक्सट्रोज इन वाटर, ये इस तरीके से मुख्तलिफ उसकी सेचुरेशन होती है। तो ये एक हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है। इसके बाद दूसरा है आइसोटोनिक। आइसो का मतलब आप आइसोटॉप्स पढ़ते हैं, आइसोमॉर्फिज्म पढ़ते हैं, मुख्तलिफ आइसोमेरिज्म पढ़ते हैं। आइसो का हर जगह पे मतलब है सेम। टॉनिक का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर साल्ट की कंसंट्रेशन सेम है। जितना पानी सेल के अंदर जाएगा उतना ही पानी सेल के बाहर जाएगा, और सेल की जो शेप है वो फ्लैसिड रहेगी, नॉर्मल रहेगी। environment with same concentration of salt as inside the cell, entry of water is equal to loss of water, net exchange में क्या हो जाएगा, जीरो। जितना पानी बाहर आ रहा है उतना ही अंदर जा रहा है, तो नेट इसमें एक्सचेंज जीरो हो जाएगा, तो सेल जो है वो नॉर्मल रहेगा, इसको फ्लैसिड शेप भी कहते हैं। तो 0.9% NaCl सोल्यूशन इसकी एग्जांपल है। तो जैसे पहले मैंने कहा एग्जांपल कोई लाजमी नहीं है कि याद करें, इसके बगैर भी आप इन पॉइंट्स की फॉर्म में, डिफरेंस की फॉर्म में जैसे भी सवाल आता है, तीन ही डिफरेंस है, वाटर की मूवमेंट, साल्ट की मूवमेंट और सेल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। यही मैकेनिज्म प्लांट सेल में आपने देखा, और इसी तरीके से एनिमल सेल के भी अंदर होता है। मसलन ये एक रेड आरबीसीज है, आरबीसीज की आइसोटोनिक सोल्यूशन में नॉर्मल है, अगर इसी आरबीसीज को आप हाइपोटोनिक में रखेंगे तो सेल क्या हो जाएगा, फूल जाएगा। और जब फूल जाएगा आखिरकार, ये चूंकि एनिमल सेल है, एनिमल सेल के गिर्द सेल वॉल नहीं होती तो वो सेल बर्स्ट कर जाएगा। ये आप देखें सेल बर्स्ट कर गया, यहाँ तो सेल वॉल इसको बर्स्टिंग से महफूज रखेगी। यहाँ पे आप देखें हाइपरटोनिक में पानी बाहर निकल रहा है, तो पानी बाहर निकलने की वजह से या एनिमल सेल भी देख सकते हैं, प्लांट सेल भी, दोनों ही श्रिंक हो गए, और यहाँ पे ये नॉर्मल सेल है। तो आइसोटोनिक सिचुएशन जो होती है ये बेस्ट होती है हेल्थी सिचुएशन। इसके बाद नेक्स्ट ऑस्मो रेगुलेशन का ही हमारा है, ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स के। प्लांट्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन कैसे होती है, ये भी बड़ी सादा सी एक बात है, आसान सा ये है, पॉइंट्स की फॉर्म में ही आपके सामने लिखा गया है, ऐसे ही आप लिखेंगे। तो प्लांट के अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन है, हर पॉइंट इटसेल्फ। इसमें हाइड्रोफाइट्स की बात करते हैं, तीन तरह के प्लांट्स हैं, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट्स और मीजोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स इसका लफ्जी मतलब देखें, हाइड्रो फॉर वाटर, फाइट फॉर लीव्स, ऐसे पौधे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं वाटर लिली, ये वाटर लिली है, ये पानी में ही रहता है, पानी के ऊपर ही ग्रो करता है, ये इस तरीके से। दिस इज इसको हम हाइड्रोफाइट भी कहते हैं। अब इसके अंदर ओस्मो रेगुलेशन के लिए, अब चूंकि ये पानी के अंदर रहता है तो इसलिए इसमें पानी की कमी नहीं होगी, बल्कि पानी की इसमें ज्यादती हो जाएगी, इसकी सरफेस के ऊपर भी पानी रहेगा, और ये पानी से भर जाते हैं, फ्लड हो जाते हैं, और इस वजह से ये पानी को अपने स्टोमेटा के जरिए बाहर ट्रांसपायर करवाएंगे। इसके स्टोमेटा ऊपर वाली साइड पे मौजूद होंगे और काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद होंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी इसकी बॉडी से बाहर निकल सके। इसकी निचली सतह पे स्टोमेटा नहीं होंगे, इसका बड़ा ऑब्वियस सी वजह है, क्योंकि निचली सतह पानी के साथ टच कर रही है, तो वहाँ पे स्टोमेटा हो भी तो वो पानी निकलने का फायदा कोई नहीं होगा, क्योंकि वो पानी निकल के फिर पानी में चले जाएगा। तो इसलिए सिर्फ इसकी अपर सरफेस के ऊपर स्टोमेटा होते हैं, और एक्सेसिव काफ़ी ज़्यादा तादाद में मौजूद होते हैं। इन्हीं पॉइंट्स को अब यहाँ पे रीड कर लें।
दे आर आल्सो कॉल्ड एज द मैक्रोफाइट। इनको बाज बुक्स में मैक्रोफाइट्स भी लिखा जाता है। मैक्रोफाइट्स यानी बड़े पत्ते जिनके हैं, और ये एक्वेटिक प्लांट्स भी कहते हैं। दे लिव इन वाटर एंड रिमूव फ्लडिंग ऑफ इट्स सेल इन वाटर, यानी ये पानी में रहते हैं और अपने सेल की फ्लडिंग को, फ्लडिंग से मुराद ये जो इसकी सरफेस के ऊपर वाटर जिसने एवेपोरेट करना है वो वाटर में एक्सक्रीट करते हैं। लार्ज, इसकी करेक्टर क्या है? लार्ज सरफेस एरिया ऑफ लीव्स, लीव्स का सरफेस एरिया ज़्यादा है ताकि इजीली ट्रांसपायरेशन हो इजी, और इसके अपर सरफेस के ऊपर ही स्टोमेटा मौजूद होते हैं और एक्सेसिव अमाउंट में मौजूद होते हैं। एक्सटेंसिव स्टोमेटा ऑन ओनली अपर साइड, और जो अपर साइड है वो फेसिंग द एटमोसफेयर, और ये स्टोमेटा हमेशा ओपन ही होते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी बाहर निकले, इसकी बॉडी के अंदर पानी एक्यूमुलेट ना हो। क्वेश्चन पांच दफ़ा माइंड में आता है, वाई नॉट ऑन द लोअर सरफेस, के लोअर साइड पे स्टोमेटा क्यों है? क्योंकि लोअर साइड वाटर को फेस कर रही है, वहाँ पे स्टोमेटा की ज़रूरत नहीं होती, और चूंकि ये पानी के अंदर रह रहे हैं, ये रहते पानी में, इसलिए इनको पानी कंजर्व करने की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने पानी कंजर्व, पानी को बचा के वो जानवर रखेगा जो पानी से बाहर रहेगा। इसकी एग्जाम्पल हमारे पास है वाटर लिली ये। इसके बाद दूसरे तरह के पौधे हैं मीजोफाइट। मीजो का मतलब मॉडरेट, फाइट का मतलब प्लांट जो मॉडरेट रहते हैं। मसलन इसमें ये लीफ देखें हमारे, जो यहाँ पे पीपल, शीशम, मैंगो, ब्रासिका, रोज, ग्रासी, ये सारे के सारे मीजोफाइट ही हैं। इनके अपर सरफेस पे भी स्टोमेटा होते हैं, लोअर सरफेस पे भी स्टोमेटा होते हैं, और ये पानी को कुछ हद तक स्टोर भी कर लेते हैं। अब हमारे जो यहाँ पे इन्वायरमेंट है सर्दियों में, या आप गर्मियों की बात करते हैं ड्राई कंडीशन होती है, या सर्दियों में जब बारिश नहीं होती ड्राई कंडीशन होती है, उस सूरत में इनके स्टोमेटा बंद हो जाते हैं ताकि ट्रांसपायरेशन ना हो, पानी को कंजर्व किया जाए, बचाया जाए। और जब कह लें बरसात का मौसम आता है, ज़्यादा पानी की अवेलेबिलिटी है इन्वायरमेंट में, ज़्यादा वेपर्स मौजूद हैं, तो फिर इनके स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को बाहर निकालें ये। तो ये दोनों तरह के इनके स्टोमेटा ओपन भी होते हैं और क्लोज भी होते हैं, और इसके स्टोमेटा हमने कहा था कि हमेशा ओपन ही रहते हैं। ये डिफरेंस भी आएंगे, डिफरेंस की फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं। मॉडरेट वाटर अवेलेबिलिटी में रहते हैं, स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस, अपर पे भी हो सकते हैं मगर ज़्यादातर लोअर सरफेस पे होते हैं। ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिपेंड अपॉन द वाटर अवेलेबिलिटी। इन एक्सेसिव वाटर सप्लाई, अगर वाटर ज़्यादा है तो स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, अगर वाटर कम है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे ताकि पानी को बचाया जाए। ये सादा सी रीज़न है। इसकी एग्जाम्पल ये दी गई है ब्रासिका, रोज, मैंगो वगैरह। इसके बाद लास्ट है जीरो फाइट। इसमें लफज जेड, दिस इज एक्स ई आर ओ जीरो, ये ग्रीक वर्ड है। ग्रीक में एस की जगह वर्ड, जेड की जगह वर्ड एक्स यूज करते हैं, तो इसको आप जीरो पढ़ेंगे, जेड की साउंड निकालता है जीरो। जीरो का मतलब होता है, जैसे आप जीरोग्राफी पढ़ते हैं फिजिक्स के अंदर फर्स्ट चैप्टर में, आपके कि ड्राई राइटिंग, तो ये जीरो फाइट ड्राई प्लांट के ऐसे प्लांट है जो कि ड्राई होते हैं, यानी ये वाले प्लांट है जो आप देख सकते हैं जो ड्राई इधर डेजर्ट वगैरह में उगते हैं। अच्छा, इनके ऊपर एक तो चूंकि ये डेजर्ट इन्वायरमेंट में रहते हैं, इसका मतलब है इनको पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तो जिसको पानी की किल्लत का सामना है तो वो पानी को बचाने के इंतजाम करेगा, तो इसके ऊपर ऐसी मॉडिफिकेशन होती हैं जो पानी को बचाती हैं। मसलन इसके ऊपर एक वैक्स की लेयर होती है जो जो वाटर को एवेपोरेट नहीं होने देती। फिर इसके जो स्टोमेटा हैं वो ओपन नहीं होते, संकन होते हैं। इस तरीके से इसमें मॉडिफिकेशन है, उसको हम पढ़ेंगे। ये अपने अंदर पानी को स्टोर भी कर लेते हैं, ये अपने स्टोर, ये सारी की सारी यहाँ पे पढ़ते हैं। दे हैव अडेप्टेशन फॉर रिड्यूस ट्रांसपायरेशन, इनमें ऐसी अडेप्टेशन होती हैं जो ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करती हैं। बाज दफ़ा यही क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर अडेप्टेशन इन जीरो फाइट। सबसे पहले तो इनके स्मॉल थिक लीव्स, इनके लीव्स छोटे होते हैं ताकि कम से कम ट्रांसपायरेशन हो। उनका सरफेस एरिया भी कम होता है, वजह वजह ये ताकि वो वाटर लॉस को बचा सके। दूसरी बात, इनके थिक वैक्सी क्यूटिकल, क्यूटिकल इसके ऊपर लेयर होती है, ये वाली अगर आप इसको देखें तो बड़ी मुलायम होगी, उसकी वजह वैक्स से बनी हुई है। वैक्स हाइड्रोफोबिक है, इस वजह से वाटर को बाहर नहीं निकालेगी, वाटर को कंजर्व रखेगी, ये भी एक मॉडिफिकेशन है। फिर इनके स्टोमेटा लोअर सरफेस पे होते हैं और डिप्रेशन में होते हैं, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि आमतौर पे स्टोमेटा इधर ही मौजूद होते हैं अपर सरफेस पे। इनके स्टोमेटा जो ये ओपनिंग है ये थोड़े अंदर करके होती है, इसकी डिप्रेशन भी कहते हैं, या इसके लिए वर्ड संकन स्टोमेटा भी इस्तेमाल करते हैं। इसका भी यही मकसद है, स्टोमेटा जरा नीचे करके है ये ओपनिंग, और पानी का लॉस यहाँ से कम होगा। स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द डिप्रेशन रिड्यूस वाटर लॉस। और उसके बाद शेड देयर लीव्स इन द ड्राईएस्ट सीजन। अब लीव से ट्रांसपायरेशन होती है इनके अंदर, जब इंतहाई ड्राई सीजन होता है तो अपने लीव्स इनके गिर जाते हैं, नेचर की ऐसे इन्वायरमेंट इसके अंदर मॉडिफिकेशन है कि इनके लीव्स गिर जाएंगे, ना लीव्स होंगे ना ही ट्रांसपायरेशन होगी, पानी फिर बचा रहेगा।
फिर उसके बाद जब रेनी सीजन आती है तो ये अपने अंदर पानी भी स्टोर करता है। जो कैक्टस प्लांट वगैरह होता है उसको अगर आप काटते हैं तो अंदर पानी मौजूद होता है, तो ये स्टोर कर लेता है। इसकी एग्जांपल कैक्टस या पाइनएप्पल वगैरह हैं। तो ये जीरोफाइट्स के अंदर मुख्तलिफ तरह की मॉडिफिकेशंस हैं जो इसको ट्रांसपायरेशन से बचाए रखती है। तो यहाँ तक हम तीन टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक की बात, उनमें डिफरेंस, उनमें पॉइंट्स, और फिर और ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स उसमें मीजोफाइट, जीरोफाइट और हाइड्रोफाइट्स, इनके पॉइंट्स कंपैरिजन में भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो यहाँ तक आप इसको देखेंगे कोई, और इंशाल्लाह यहाँ से फिर नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।